हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून अनुराग, विभव, पृथ्वी, प्रणय, तनवीर, हिमांशु, अंशुल, चंपा, तन्नश्री, सबको गुड आफ्टरनून। तो आई होप संडे को आपकी छुट्टी थी, तो आपने संडे को जितना भी वीक में पढ़ाया गया था किसी भी सब्जेक्ट का वो एक बारी गो थ्रू कर लिया होगा, ऐसा मेरा एजम्पशन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। आज का सेशन पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर टुडेज टारगेट की बात करेंगे। चलें? यस सर, स्टार्ट करिए सर रिवीजन को। ओके बेटा, तुम कह रहे हो तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहां पर मेरे बच्चा हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम प्रीलिमिनरी चैप्टर पढ़ रहे थे कंपनीज एक्ट का। कौन सा चैप्टर? प्रीलिमिनरी पढ़ रहे थे, ठीक है। ओके ओके सर, इसमें हमें दो सेक्शन पढ़ने थे, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी का था, और सेक्शन 2 आपका डेफिनेशंस का सेक्शन है। ओके, अब यहां पर हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ये कंपनीज एक्ट 2013 किसको अप्लाई होता है? कंपनीज एक्ट 2013 किसको अप्लाई होता है? उन सारी कंपनियों को अप्लाई होगा जो इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। यानी इस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, ये उन सारी कंपनियों पर लागू होगा जो प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई है, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट प्रोविजन, यानी इंश्योरेंस कंपनी पर भी लागू होगा। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट इनकंसिस्टेंट है इंश्योरेंस एक्ट से या इरडा एक्ट से, तो वो कंपनियां इंश्योरेंस को फॉलो करेंगी, इंश्योरेंस एक्ट को या इरडा को फॉलो करेंगी, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग कंपनी पर भी कंपनीज एक्ट लागू होता है, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लागू होता है। बैंकिंग रेगुलेशन, अगर कंपनीज एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है तो कौन सा एक्ट फॉलो किया जाएगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो किया जाएगा। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ऑल्सो, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को भी कंपनीज एक्ट 2013 लागू होगा एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 लागू होगा, ठीक है। और कोई भी कंपनी जिस पर स्पेशल एक्ट लगता है उस पर भी कंपनीज एक्ट लागू होता है। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट और उसके स्पेशल एक्ट में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है तो हम किसको फॉलो करेंगे? स्पेशल एक्ट को फॉलो करेंगे। नॉर्मली बेटा बॉडी कॉर्पोरेट के केस में, जो बॉडी कॉर्पोरेट इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, किसी और एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, उन्हें कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करना होता। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन लगाकर उन बॉडी कॉर्पोरेट्स पर भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को लागू कर सकता है, नेक्स्ट आती है बेटा डेफिनेशंस। तो यहां पर सबसे पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कंपनी की। कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी क्या होती है? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। दूसरी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा बॉडी कॉर्पोरेट की। बॉडी कॉर्पोरेट बोलो या कॉर्पोरेशन बोलो, एक ही बात है। इसमें क्या कवर होता है? इसमें वो कंपनियां कवर होती है जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं आउटसाइड इंडिया। लेकिन इसमें दो चीजें कवर नहीं करेंगी, बट इट डज नॉट इंक्लूड क्या क्या? एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, और दूसरा एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा सब्सिडियरी कंपनी। अगर मैं बात करता हूं सब्सिडियरी कंपनी की, ओके, तो सब्सिडियरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है? सब्सिडियरी कंपनी हमेशा दूसरी कंपनी के रिलेशन में बताई जाएगी। सब्सिडियरी कंपनी हमेशा
दूसरी कंपनी के रिलेशन में बताई जाएगी, जिसमें होल्डिंग कंपनी या तो कंट्रोल करती है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या तो कंट्रोल करती है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, या एक्सरसाइज या कंट्रोल करती है मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। 1/2 का मतलब यहां पर क्या है, 50% से ज्यादा वोटिंग पावर, दोनों में से। और ये जो वोटिंग पावर का कंट्रोल है, ये डायरेक्ट कंट्रोल भी हो सकता है या ये कंट्रोल थ्रू सब्सिडियरी भी हो सकता है, थ्रू सब्सिडियरी भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी कंपनी होती है, जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी कंपनी होती है। नेक्स्ट आती है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी भी दूसरी कंपनी की रिलेशन में बताई जाती है। एसोसिएट कंपनी भी हमेशा दूसरी कंपनी की रिलेशन में बताई जाती है। सो एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी in which other company holds significant influence, in which other company holds significant influence, and significant influence का मतलब यहां पर क्या है बेटा, या तो मिनिमम 20% ऑफ दी वोटिंग पावर, या अगर आपके पास बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेशन करने की पावर है, बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेशन करने की पावर है, उसकी बात यहां पर हो रही है। लेकिन अगर आपकी कंपनी सब्सिडियरी कंपनी है तो फिर हम उसे एसोसिएट कंपनी का दर्जा नहीं देंगे, फिर हम उसे एसोसिएट कंपनी का दर्जा नहीं देंगे। बट एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी, एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, जब भी हम सब्सिडियरी कंपनी के लिए कैलकुलेशन करते हैं या हम एसोसिएट कंपनी के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो दोनों ही कैलकुलेशन के अंदर जो शेयर्स कंपनी फिड्यूशरी कैपेसिटी, मतलब नाम पर तो कंपनी के हैं बट बिलोंग किसी और को करते हैं, उन्हें काउंट नहीं किया जाता है। फिड्यूशरी कैपेसिटी वाले शेयर्स को एसोसिएट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी की कैलकुलेशन में इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्राइवेट कंपनी, अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है, इट मींस अ कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें मेंशन होती है, 3 बातें मेंशन होती है। सबसे पहली बात क्या मेंशन होती है उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, कि इट रेस्ट्रिक्शन लगी होती है राइट टू ट्रांसफर दी शेयर्स, राइट टू ट्रांसफर दी शेयर्स। दूसरी होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे प्राइवेट कंपनी में, 200 होंगे, 200 होंगे। और तीसरी कंडीशन होती है प्रोहाइबिशन ऑन इनविटेशन टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज। लेकिन ये जो 200 की काउंटिंग है, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको अलग से याद रखने पड़ते हैं। सबसे पहला, जो ज्वाइंट मेंबर्स होते हैं उन्हें कैसे काउंट किया जाएगा, एज अ सिंगल मेंबर काउंट किया जाएगा। करंट इंप्लॉइज को काउंट नहीं किया जाएगा, फॉर्मर इंप्लॉइज को भी काउंट नहीं किया जाएगा। अगर उन्हें शेयर्स कब मिले थे, जब वो कंपनी में इंप्लॉय थे, उस टाइम पे मिले थे, तो काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा पब्लिक कंपनी। अगर मैं बात करता हूं बेटा पब्लिक कंपनी की, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, यानी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो 3 बातें मेंशन नहीं होती है। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी है पब्लिक कंपनी की, तो इस प्राइवेट कंपनी को क्या माना जाएगा, डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाएगा। इस प्राइवेट कंपनी को क्या माना जाएगा, डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाएगा। फिर आती है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 1 पर्सन ही मेंबर होता है, मिनिमम भी 1 पर्सन और मैक्सिमम भी 1 पर्सन होता है। हाउएवर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्यादा हो सकते हैं, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी होती है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। कहां पर मेंशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है कि इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, बट कितने अमाउंट तक लिमिटेड है, अप टू द अमाउंट दे हैव अंडरटेकन। जितना उन्होंने अंडरटेक किया है उतनी उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और यह पैसा कब मंगाया जाएगा, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप मंगाया जाएगा, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप मंगाया जाएगा। दूसरा मेरे बच्चा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में भी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन अगर कभी कितना अमाउंट मंगा सकते हैं, अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन दी शेयर्स। अगर हमने पूरा पैसा शेयर्स का पे कर दिया है तो हमारी लायबिलिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जितनी लायबिलिटी थी उसको क्या कर दिया है, पे कर दिया है। नेक्स्ट आती है अनलिमिटेड कंपनी।
अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी पर कोई लिमिट नहीं होती है, जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी पर कोई लिमिट नहीं होती है। बस यहां पर एक छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये अनलिमिटेड कंपनी है, ये अनलिमिटेड कंपनी है, ये अनलिमिटेड कंपनी के क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने कंपनी से पैसा लेना है, और ये अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर्स हैं। तो क्रेडिटर्स किससे पैसा मांगेंगे? क्रेडिटर्स अनलिमिटेड कंपनी से पैसा मांगेंगे और अनलिमिटेड कंपनी मेंबर से पैसा मांगेगी। क्रेडिटर्स डायरेक्टली मेंबर से पैसा नहीं मांगेंगे, ठीक है। जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, जो अनलिमिटेड कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, वो डायरेक्टली मेंबर से पैसा नहीं मांगते हैं। मेंबर से पैसा कौन मांगेगी? मेंबर से पैसा कौन मांगेगी? अनलिमिटेड कंपनी मांगेगी बेटा, अनलिमिटेड कंपनी मानेगी, ठीक है। चलिए, ओके सर, आइए चलिए नेक्स्ट। लिस्टेड कंपनी अभी बताया नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी भी अभी नहीं बताया। लास्ट हमने फिर पढ़ी थी बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आती है, और नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा सारी कंपनियों को नहीं बनानी होती, ठीक है, सारी कंपनियों को नहीं बनानी होती। किन किन कंपनियों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ऑप्शनल है? ऑप्शनल मतलब चाहे तो बना भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी, ठीक है। इन 4 कंपनियों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ऑप्शनल है। अगर मन है तो बना लो, मैंडेटरी नहीं किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो तुम्हें बनाने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो तुम्हें बनाने पड़ेंगे, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। चलिए, केशव कह रहा है सर यहां पर इफ एप्लीकेबल क्यों लिखा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के आगे? बेटा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के आगे इफ एप्लीकेबल इसलिए लिखा है क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वो कंपनियां बनाती है जिनको इंड एएस लागू होता है, जिनको इंड एएस लागू होता है। चलिए, रिफत का क्वेश्चन आ रहा है सर डोरमेंट कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाएगी? बेटा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने चाहिए? अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूं बिजनेस नहीं कर रहे हो, ओके, इट्स ओके, वो कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है, बट क्या वो कंपनी अपने ऑफिस का रेंट पे नहीं कर रही होगी? रजिस्टर्ड ऑफिस का बिल्कुल पे कर रही होगी। क्या वो कंपनी ऑडिट भी कराएगी? बिल्कुल कराएगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू 0 आएगा, बट खर्चे तो हो रहे होंगे कुछ ना कुछ, प्लस कितने एसेट्स कंपनी के पास है, कितनी शेयर कैपिटल है, ये तो बैलेंस शीट देखकर समझेगा ना बेटा, ओके। इसीलिए उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बनाने होते हैं। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था बेटा गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी बनने के कितने मेथड्स होते हैं? गवर्नमेंट कंपनी बनने के कितने मेथड्स होते हैं? गवर्नमेंट कंपनी बनने के 2 मेथड्स होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी बनने के 2 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है अगर 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर होल्ड कर रही है, और दूसरा मेथड होता है अगर एक कंपनी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी, वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है बेटा स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी कोई अलग टाइप की कंपनी नहीं है। स्मॉल कंपनी बस क्या है? एक स्टेटस है। स्मॉल कंपनी क्या है बेटा? बस एक स्टेटस है, ठीक है, ओके सर। स्मॉल कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो स्मॉल कंपनी की सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ तक हो सकती है। तीसरी कंडीशन होती है उसका टर्नओवर मैक्सिमम 40 करोड़ का हो सकता है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंपनी को स्मॉल कंपनी का बेनिफिट मिलेगा, स्मॉल कंपनी का स्टेटस अवेल किया जाएगा। लेकिन ये होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और स्पेशल एक्ट वाली कंपनी कभी भी मेरे बच्चा स्मॉल कंपनी का स्टेटस पा नहीं सकती है, स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं पा सकती है। चलें आगे। यस सर, आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज का टारगेट बेटा, आज हमारा इस चैप्टर का
आइए चलिए मेरी बात सुनिएगा। आज हमारा इस चैप्टर का बच्चों लास्ट डे है। कल से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कल से हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया जाएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का। ठीक है, लेकिन सर अभी तक तो सारी डेफिनेशन कवर ही नहीं हुई। अभी तक तो सारी डेफिनेशंस कवर ही नहीं हुई। मेरे बच्चा देखो, हमने क्या किया है, हमने डेफिनेशंस को 3 कैटेगरीज में बांटा है। एक है कैटेगरी ए डेफिनेशंस जो हमने कवर कर ली हैं। कैटेगरी ए डेफिनेशंस जो हमने कवर कर ली, ठीक है। फिर आएंगी बेटा कैटेगरी बी डेफिनेशंस। कौन सी डेफिनेशन? कैटेगरी बी डेफिनेशंस। ये डेफिनेशन जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डेफिनेशन खत्म होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, अब्रिस्ट प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो चैप्टर वाइज चलेंगी वो डेफिनेशन। जैसे जैसे यूज आता रहेगा हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते रहेंगे। तो ये कैटेगरी ए जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। कैटेगरी बी वो डेफिनेशन है जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम उसको पढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम उसको पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ओके सर। और लास्ट आती है बेटा कैटेगरी सी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको कवर करने की जरूरत नहीं है और ना ही ये कभी एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, सो ये कैटेगरी सी वो डेफिनेशंस हैं जो अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। क्यों रेलेवेंट नहीं है? उसका रीजन ये है कि उन डेफिनेशन का जो यूज है वो इस सिलेबस में 11 चैप्टर्स में यूज ही नहीं होता। वो वर्ड वो आगे जाकर यूज होने वाले वर्ड्स हैं जो फाइनल के सिलेबस में यूज होंगे, तो उनको अभी पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? यस सर। कैटेगरी बी एग्जाम में आती है बेटा, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। जो एग्जाम में आती है वो पढ़ाएंगे और नोट भी करवाएंगे उसी चैप्टर में। निधि कंपनी रिवाइज नहीं कराया बिकॉज निधि कंपनी सिलेबस का पार्ट नहीं है। निधि कंपनी की डेफिनेशन इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। चलिए, आई होप सबको पॉइंट क्लियर है। तो आज हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, फटाक से सुन लो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए आइए, फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आज। ओके, हम ये जानेंगे आईएफएससी कंपनी क्या होती है, आईएफएससी कंपनी क्या होती है ये जानेंगे। ठीक है, हम आज आईसीआई के एमसीक्यू सॉल्व कर देंगे चैप्टर 1 के। आईसीआई के एमसीक्यू सॉल्व कर देंगे चैप्टर 1 के। आईसीआई के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आईसीआई के जितने भी पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं आपको आज, मैंने जैसा वादा किया था कि मैं आपको आंसर लिखकर दिखाऊंगा, आज मैं आपको आंसर लिखकर दिखाऊंगा कि एग्जाम में आपको कैसे आंसर प्रेजेंट करने हैं। चलिए, बच्चा कह रहा है नहीं सर निधि कंपनी रिवाइज कराओ। बेटा निधि कंपनी वो कंपनी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कराती है कि निधि कंपनी है। निधि कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी उसे हम निधि कंपनी बोलेंगे। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से सुनेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके सर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? तो लॉ कहता है फाइनेंशियल ईयर, पहले सोचो कि क्यों जरूरत पड़ी फाइनेंशियल ईयर की। बिकॉज कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, यानी बैलेंस शीट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनाए जाते हैं? फाइनेंशियल ईयर वाइज बनाई जाती है। फाइनेंशियल ईयर वाइज नॉर्मल रूल क्या है बेटा? नॉर्मल रूल ये है, नॉर्मल रूल फाइनेंशियल ईयर का नॉर्मल रूल ये है कि एक कंपनी 1 अप्रैल से लेकर
31 मार्च तक का 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर फॉलो करेगी। क्या फॉलो करेगी? 1 मार्च से लेकर 31 मार्च का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 को, तो वो एंड हो जाएगा 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022। अगर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 को, वो खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2023 को। अगर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 को, वो खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2024 में। तो बहुत सिंपल है, अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। ये नॉर्मल रूल है बेटा फाइनेंशियल ईयर का, ये नॉर्मल रूल है फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन इस रूल में एक एक्सेप्शन है। इस रूल में क्या है? एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये बोलता है, वो एक्सेप्शन ये बोलता है कि अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी और आफ्टर दैट 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट होती है, 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट होती है, तो आपको क्या करना है? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जो 4 जनवरी 2021 को इनकॉर्पोरेट हुई। कब बनी है कंपनी? 4 जनवरी 2021 को बनी। तो लॉ कहता है क्योंकि आपकी कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद बनी है, तो आपको जो 31 मार्च लेना है वो अब नेक्स्ट ईयर का लेना है। नेक्स्ट ईयर का मतलब अब आप जो 31 मार्च लेंगे वो 2021 का नहीं लेंगे, वो 2021 का नहीं लेंगे। आप कौन सा 31 मार्च लेंगे? आप लेंगे 31 मार्च 2022। आप लेंगे 31 मार्च, यानी कंपनी का जो पहला फाइनेंशियल ईयर होगा वो यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर खत्म होगा, यहां पर खत्म होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी क्या डेट चल रही है? आज डेट क्या है? आज डेट है 26 फरवरी। 26 फरवरी 2024। अगर हमारी कंपनी इस दिन इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर हमारी कंपनी इस दिन इनकॉर्पोरेट हुई है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर हमारी कंपनी का कब एंड होगा? 31 मार्च 24 को एंड नहीं होगा। 31 मार्च 24 को एंड नहीं होगा। हमें नेक्स्ट ईयर का लेना पड़ेगा, यानी 31 मार्च 2025 को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। तो नॉर्मल रूल से ये कब होगा? ये सिर्फ आपको तब चेक करना होगा जब कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है। जब कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, जैसे 3-4 एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, ए प्राइवेट लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सबकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैं आपको दे देता हूं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता हूं। फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा आपको यह बताना है। फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? मान लीजिए यह बनी है 1 दिसंबर 2023, यह बनी है 1 जनवरी 2024, यह बनी है 15 मार्च 2024, यह बनी है 30 अप्रैल 2024। आप बताइए फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? सबसे पहले एक्स का बताएंगे सारे बच्चे। एक्स का एक्स का बताइए पहले। एक्स का कब होगा?
यहां पर 1 दिसंबर 2023 है, 1 दिसंबर 2023 है, तो नेक्स्ट ईयर क्या है, नेक्स्ट ईयर आ गया 31 मार्च 2024। देखो ना 2024, सिंपल 2024, 31 मार्च 2024। लेकिन जब आपकी कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद बनेगी तो हमें नेक्स्ट ईयर का लेना है अगेन 31 मार्च, यहां पर 24 नहीं लेंगे, यहां पर क्या लेंगे 2025, यहां पर 24 नहीं लेंगे, यहां पर क्या लेंगे 2025, यहां पर क्या लेंगे 31 मार्च 2025। ठीक है, इन कंपनी का सेकंड फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, इन कंपनी का सेकंड, ये तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपने बताया, इन कंपनी का सेकंड फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, सेकंड फाइनेंशियल ईयर बेटा देखो यहां पर इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऐड हुआ है 31 मार्च 24 को, तो यहां पर 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, यहां पर इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 25 को। ठीक है, तो यहां पर 1 अप्रैल 25 से लेकर, मतलब सेकेंड ईयर से सब कुछ कॉमन हो जाएगा, 31 मार्च 26, 1 अप्रैल 25, 31 मार्च 26, 1 अप्रैल 25, 31 मार्च 26। ठीक है, तो ये चीज लॉ में बोली गई है कि नॉर्मल ईयर तो यही है, नॉर्मल ईयर तो यही है, सिर्फ कहां पर चेक करना पड़ेगा, जब कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद बनेगी तो नेक्स्ट ईयर में जो भी 31 मार्च आएगा वो लेंगे। सर रीजन क्या है ऐसे करने का, बेटा रीजन बहुत सिंपल है। मान लीजिए अगर आपकी कंपनी 5 मार्च को बनी है, ठीक है, अगर आपकी कंपनी 5 मार्च 2024 को बनी है और आपका ईयर हम 31 मार्च को खत्म कर देंगे, हम आपका ईयर अगर 31 मार्च को खत्म कर देंगे तो लॉ कह रहा है इस पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत ही कम हुई होंगी, बिकॉज ट्रांजैक्शंस ज्यादा, नई कंपनी में ट्रांजैक्शंस ज्यादा नहीं हुई होंगी, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप इसको 5 कर लीजिए ताकि एक सफिशिएंट पीरियड हो जाए आपकी कंपनी को बने हुए, जिसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, एक सफिशिएंट पीरियड हो जाना चाहिए। हां, भूमिका कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर मोर देन 12 मंथ कैसे हो सकता है। बेटा अगर लॉ ने बोल दिया तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी कंपनीज को बेटा, सारी कंपनीज को फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ता है, ये वाला। ओके सर, क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर, यहां तक सबको क्लियर है। आइए तो सारे बच्चे एक बारी पेज नंबर 1.12 ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 1.12 ओपन कर लेंगे। 1.12 पे देखिए आपको फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन मिलेगी। फाइनेंशियल ईयर किसी भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट का कौन सा पीरियड होगा? फाइनेंशियल ईयर बेटा वो पीरियड होगा, फाइनेंशियल ईयर वो पीरियड होगा जो हर साल 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, हर साल 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, हर साल 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है या तो 1 जनवरी को या आफ्टर 1 जनवरी, अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी को या 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो उस केस में आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? उस केस में आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा
31 मार्च ऑफ फॉलोइंग का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च लिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च लिया जाएगा। और कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी वो इस फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करके बनाएगी, वो इस फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करके बनाएगी। ठीक है। अच्छा, सुभादीप पूछ रहा है कि सर क्या ये फाइनेंशियल ईयर सिर्फ कंपनीज के लिए होगा? यस बेटा, कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है तो कंपनीज के लिए फॉलो होगा, या उन बॉडी कॉर्पोरेट पर जिस पर कंपनीज एक्ट लागू कर दिया जाएगा उनको ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो कराना पड़ेगा, उनको ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। एक और, अब यही तो दिक्कत है, दिक्कत यह है स्टूडेंट पूछ रहा है सर इनकम टैक्स में अलग पढ़ाया है, इनकम टैक्स एक्ट में अलग पढ़ाया है जसमीत सर ने, और कंपनीज एक्ट में आप अलग पढ़ा रहे हो, आप कंपनीज एक्ट में आप अलग पढ़ा रहे हो। हम कौन सा फॉलो करेंगे बेटा? अभी मैं आगे आपको एक और एक्ट पढ़ाऊंगा, एलएलपी एक्ट 2008, उसमें फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन अलग होगी, उसमें फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन एक्ट वाइज दी हुई है। आप जिस एक्ट को पढ़ रहे हो उस एक्ट के लिए उस एक्ट की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। अगर आप इनकम टैक्स का रिटर्न भर रहे हो तो इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करो, अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगी, अगर कोई एलएलपी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो एलएलपी एक्ट को फॉलो करेगी। मैंने तो स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि एक्ट टू एक्ट चेंज होता रहता है, हर एक्ट के लिए डेफिनेशन का पर्पस अलग हो सकता है ना। तो हर एक्ट अलग है बेटा। यहां पर मैं कुछ और डेफिनेशन सिखा रहा हूं, यहां पर मैं ही कुछ और डेफिनेशन सिखाऊंगा, मैं तो वो डेफिनेशन सिखाऊंगा ना जो आपके सिलेबस में एक्ट में लिखी हुई है। चलिए अब आगे चलते हैं, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। कंपनी दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। कितने टाइप के? दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। एक बनाती है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बनाती है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक बनाती है कॉन्सॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉन्सॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितने टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं? दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। दो टाइप के। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जिसका जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में, जिसकी एक ब्रांच है पुणे में, जिसकी एक ब्रांच है मुंबई में, ओके, जिसकी एक ब्रांच है लखनऊ में, जिसकी एक ब्रांच कहां है? लखनऊ में। ठीक है। एक्स लिमिटेड जो है उसकी एक सब्सिडियरी भी है, उसकी एक सब्सिडियरी भी है वाई लिमिटेड, उसकी एक सब्सिडियरी भी है। कौन है ये सब्सिडियरी? वाई लिमिटेड, जिसमें ये कंपनी 80% होल्ड करती है। जिसमें ये कंपनी क्या होल्ड करती है? 80% होल्ड करती है बेटा, 80% होल्ड करती है। ओके, 80% होल्ड करती है। अब यहां पर मेरे बच्चा कंपनी एक्स लिमिटेड दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। कितने? दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बनाएगी स्टैंड अलोन, एक बनाएगी स्टैंड अलोन, जिसमें एक्स लिमिटेड में ये सारी ब्रांचेस इंक्लूड होंगी, क्योंकि ब्रांचेस जो होती हैं वो कंपनी का पार्ट होती है। ब्रांचेस जो होती है वो क्या होती है? कंपनी का पार्ट होती है। तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी क्या करेगी? अपनी सारी ब्रांचेस को मर्ज करके
स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देगी, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देंगी। लेकिन क्या वाई लिमिटेड लॉ की नजरों में एक सेपरेट लीगल पर्सन है? यस, वाई लिमिटेड जो है वो लॉ की नजरों में एक सेपरेट लीगल पर्सन है। तो लॉ कहता है कि एक्स लिमिटेड तुम्हें एक और सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे, तुम्हें एक और सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे जिसमें तुम अपनी इनकम और वाई लिमिटेड की इनकम, अपनी सेल्स और वाई लिमिटेड की सेल्स को मर्ज करके दिखाओगे। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्स लिमिटेड प्लस वाई लिमिटेड को कंबाइन करके बनाई जाएगी, कंबाइन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे। ठीक है, क्या यहां पर मैंने कंपनियों का अमलगमेशन किया? नहीं, मैंने बस उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जोड़कर बनाया है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जोड़कर रिपोर्ट करा है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो यही बात यहां पर हो रही है बेटा स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो कंपनी कितने बनाती है? अगर कंपनी की कोई एसोसिएट या सब्सिडियरी नहीं होगी तो उसे कंसोलिडेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये कंपनी है जेड लिमिटेड, इसकी कोई भी सब्सिडियरी नहीं है, इसकी कोई भी एसोसिएट नहीं है। ये कंपनी है एफ लिमिटेड, जिसकी एक सब्सिडियरी है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दो सब्सिडियरी कर लेते हैं। तो जेड लिमिटेड क्या बनाएगी? जेड लिमिटेड बेटा बनाएगी ओनली स्टैंड अलोन, क्योंकि कंसोलिडेट करने के लिए कुछ है ही नहीं, कंसोलिडेट करने के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए जेड लिमिटेड क्या बनाएगी? ओनली स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। एफ लिमिटेड क्या करेगी? एफ लिमिटेड बेटा स्टैंड अलोन भी बनाएगी, स्टैंड अलोन भी बनाएगी, प्लस इन दोनों सब्सिडियरी को मर्ज करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगी। सो एफ लिमिटेड को अपने शेयर होल्डर्स के लिए दोनों टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, स्टैंड अलोन भी बनाने पड़ेंगे और कंसोलिडेटेड भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ए लिमिटेड बताइए कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी? है ना, ए लिमिटेड बताइए कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी? ए लिमिटेड की क्या कोई सब्सिडरी है? द आंसर इज नो। क्या कोई एसोसिएट है? द आंसर इज नो। तो ए लिमिटेड के नीचे कोई भी नहीं है, ए लिमिटेड के लिए नीचे कोई भी नहीं है, इसीलिए ए लिमिटेड कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी? सिर्फ स्टैंड अलोन। बी लिमिटेड कौन से स्टेटमेंट बनाएगी? सिर्फ स्टैंड अलोन। ठीक है, स्टैंड अलोन का मतलब है ऐसी इनकम, ऐसी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिसमें दूसरी कंपनी के नंबर्स को इंक्लूड नहीं करा गया, जिसमें दूसरी कंपनी के नंबर्स को इंक्लूड नहीं करा गया। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर, दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं ये मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सारे बच्चे बताओ, क्या हमने अभी जो फाइनेंशियल ईयर पढ़ा है, हमने जो अभी फाइनेंशियल ईयर पढ़ा है 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला, क्या पूरे वर्ल्ड में यही फाइनेंशियल ईयर चलता होगा? क्या पूरे वर्ल्ड में यही फाइनेंशियल ईयर चलता होगा? द आंसर इज नो। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर यही फाइनेंशियल ईयर चलता होगा। कहीं और कंट्रीज में हो सकता है वहां पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर फॉलो करते हो सकता है ना, हो सकता है। तो प्रॉब्लम पता कहां पर आती है? मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, एक्स लिमिटेड, जो कि यूएसए की है, उसकी एक सब्सिडरी है एल लिमिटेड, एक सब्सिडरी है इंडिया में, ठीक है, ओके। 90% यहां पर होल्ड करते हैं। अब यूएसए में एग्जांपल ले रहा हूं, यूएसए में मान लीजिए कि
फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर का, और इंडिया में यहां पर फॉलो हो रहा है, इंडिया में क्या फॉलो हो रहा है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का। अब एक्स लिमिटेड को स्टैंड अलोन भी बनाने हैं, एक्स लिमिटेड को स्टैंड अलोन भी बनाने हैं और कंसोलिडेटेड भी बनाने हैं। यस और नो? क्या एक्स लिमिटेड को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? कैसे कंसोलिडेट करेंगे जब इसका फाइनेंशियल ईयर का पीरियड अलग है और इसका फाइनेंशियल ईयर का पीरियड अलग है, तो कंसोलिडेशन कैसे होगा? कैसे कंसोलिडेट? सेम ईयर होगा तो कंसोलिडेट कर पाएंगे ना, है ना? तो लॉ कहता है हां यार ये तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कंपनी की, तो एल लिमिटेड के पास ऑप्शन है। एल लिमिटेड क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन करेगी। किसके पास एप्लीकेशन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मैं अपना ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च नहीं, मैं अपना ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करना चाहती हूं। क्यों करना चाहती हूं? क्यों करना चाहती हूं? बिकॉज कंसोलिडेशन के लिए। किस लिए करना चाहती हूं? कंसोलिडेशन के लिए मैं अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करवाना चाहती हूं। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? इस एप्लीकेशन को अप्रूव कर सकता है, इस एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा। और ये कंपनी जो है ये कौन सा ईयर फॉलो करेगी? ये कंपनी कौन सा ईयर फॉलो करेगी? फिर ये 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला फॉलो नहीं करेगी, ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला फॉलो करेगी, ताकि कंसोलिडेशन जो है प्रॉपरली हो जाए, कंसोलिडेशन जो है प्रॉपरली हो जाए। सो यही बात नेक्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है, देखिए, प्रोवाइडेड दैट अगर आपकी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट या तो होल्डिंग कंपनी है, या तो सब्सिडियरी कंपनी है, या तो एसोसिएट कंपनी है। किसकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट है? ऐसी कंपनी की जो आउटसाइड इंडिया के इनकॉर्पोरेट हुई है, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, और आपको डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ता है। आपको क्या फॉलो करना पड़ता है? डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ता है फॉर कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट, फॉर कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट्स। आपको अकाउंट्स को कंसोलिडेट करने के लिए एक अलग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ता है आउटसाइड इंडिया। तो आप क्या कर सकते हो? एप्लीकेशन कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो। किसको एप्लीकेशन कर सकते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन कर सकते हो। किस फॉर्म में करोगे? कौन सा फॉर्म यूज करोगे? रूल्स में बताया है ना, एज में बी प्रिस्क्राइब। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो आपको अलाउ कर देगी डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, आपको अलाउ कर देगी डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। क्या यहां तक सब कुछ ओके है फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन में? यस सर, यहां तक ओके है। अब एक लास्ट पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, एक लास्ट पॉइंट मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या लिखा हुआ है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वेदर और नॉट दैट पीरियड इज अ ईयर, वेदर और नॉट दैट पीरियड इज अ ईयर। ये बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, ये लाइन मुझे समझ नहीं आई। क्या लाइन है? वेदर और नॉट दैट पीरियड इज अ ईयर। सौम्यदीप दास, सेंट्रल गवर्नमेंट मींस क्या? यहां पर आरओसी होगा। सारे बच्चे बताओ यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मीनिंग होता है कंपनीज एक्ट के अंदर? हाँ, ईयर का मतलब होता है बेटा नॉर्मली 12 महीने, ठीक है, 12 महीने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है वो पीरियड 12 महीने का हो सकता है नहीं हो। मतलब अगर मान लीजिए आपकी बाहर की कंपनी, आपकी यूएसए की कंपनी
हर 6 महीने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। जैसे 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक और 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। आपकी बाहर की कंपनी हर 6 महीने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। तो आप भी कह सकते हो कि हम हर 6 महीने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि 12 महीने का पीरियड हो, आप कम भी करा सकते हो। वो तो डिपेंड करता है ना कि सामने वाले का कितना पीरियड है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया है, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया है, लास्ट पॉइंट भी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। जब हम आगे चैप्टर्स को पढ़ेंगे ना, जब हम आगे चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो कहीं जगह पर जाकर आपको एक वर्ड बार बार दिखेगा। कौन सा वर्ड दिखेगा? या तो आप देखेंगे आईएफएससी कंपनी, या तो आपको वर्ड दिखेगा आईएफएससी कंपनी, या आपको वर्ड दिखेगा आईएफएससी पब्लिक कंपनी, या आपको वर्ड दिखेगा आईएफएससी प्राइवेट कंपनी। इस तरह के वर्ड आपको नजर आएंगे, इस तरह के वर्ड आपको नजर आएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूं, ये देखो नीचे देखो, एक जगह पर अभी दिख जाएगा, ये देखो दिख रहा है क्या वर्ड? दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं? ये देखो, ये नीचे ही लिखा हुआ है। तो आपको कई जगह पर इस तरह के वर्ड्स नजर आने लगेंगे। फिर आपका क्वेश्चन आएगा, सर ये क्या होता है ना, ये क्या होता है? तो इसीलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूं ताकि बार बार आपको यह सवाल ना आए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से। इंडिया में एक एक्ट है, SEZ एक्ट 2005। क्या एक्ट है? SEZ एक्ट 2005। SEZ का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अगर किसी भी जगह को डेवलप करना चाहती है, अगर गवर्नमेंट किसी भी जगह को डेवलप करना चाहती है, किसी भी जगह को डेवलप करना चाहती है ना, किसी भी जगह को, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है? उस एरिया को अप्रूव कर देती है। क्या अप्रूव कर देती है? कि आज से ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना जाएगा, जिसको शॉर्ट में हम SEZ बोलेंगे। जितनी कंपनियां स्पेशल इकोनॉमिक जोन में खुलेंगी, जितने बिजनेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में खुलते हैं, उनका मेन पर्पस पता क्या होता है? मेन पर्पस होता है SEZ में जितने भी बिजनेस खुलते हैं, जितने भी बिजनेस, उनका मेन पर्पस होता है एक्सपोर्ट करना। क्या करना? एक्सपोर्ट करना। और एक्सपोर्ट करना क्या हो सकता है? गुड्स को एक्सपोर्ट करना पर्पस हो सकता है सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना पर्पस हो। गुड्स को भी एक्सपोर्ट करना हो सकता है, सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट करना हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना, तो आपको ना टैक्स नहीं भरना पड़ता। क्या नहीं भरना पड़ता? जसमीत सर आपको सिखाएंगे, एक सेक्शन सिखाएंगे जिसका नाम है सेक्शन 10AA। हां, वो आपको 10AA सेक्शन सिखाएंगे आगे जाकर, जिसमें आप सीखोगे कि SEZ में जो कंपनीज बिजनेस कर रही हैं, वहां से जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां से जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, उस पर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और करंटली बेटा इंडिया में करंटली 350 प्लस SEZs हैं, 350 प्लस SEZs हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैं लेकर आया हूं, ये देखो दिख रहा है क्या? ये देखो, लिस्ट ऑफ नोटिफाइड SEZs अंडर SEZ एक्ट 2005। यहां पर देखो कहां पर है, देखो एक आंध्र प्रदेश में है। कौन से प्रोडक्ट्स के लिए बना है? मेडिसिन के लिए बनाया गया है। कितने एरिया में बनाया गया है? 141 हेक्टेयर्स में बनाया गया है। एक और आंध्र प्रदेश में है जो जूतों के लिए, फुटवेयर्स के लिए बनाया गया है।
फिर एक और है जो राइटिंग पेपर और प्रिंटिंग पेपर मिल के लिए बनाया गया है, आईटी का एसईजेड बनाया गया है, फार्मास्यूटिकल का, फिर टेक्सटाइल का, ये मल्टी प्रोडक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे एसईजेड्स हैं, बहुत सारे एसईजेड्स हैं और उनका टाइप भी, ये खाने के लिए बनाया गया है, ये आईटी के लिए बनाया गया है। तो इस तरह के एसईजेड्स इंडिया में बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और यहां से होता है बेटा दबा के एक्सपोर्ट। लेकिन पहली बार हमारे पास अलग अलग गुड्स के, लेकिन पहली बार गवर्नमेंट ने लेकर आया है एक ऐसा एसईजेड जहां का मेन फोकस है फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पर हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, कैपिटल मार्केट सर्विसेज जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज। और अभी तक इंडिया में एक ही मेरे बच्चा, एक ही खुला है जिसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, आईएफएससी। और ये कहां पर खुला है बेटा, गुजरात में खोला गया है, गुजरात में गांधीनगर के अंदर। कहां खोला गया है, गांधीनगर, गुजरात में इसे खोला है। मैं आपको इसकी वेबसाइट भी दिखाता हूं, ये रही इसकी वेबसाइट, देखिए क्या आपको वेबसाइट दिख रही है, गिफ्ट सिटी। और इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का नाम रखा गया है गिफ्ट सिटी क्यों रखा गया है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल, है ना, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विस सेंटर की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। तो यहां पर मेरे बच्चा गिफ्ट सिटी के नाम से खोला गया है। और अभी तक तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, बच्चा कह रहा है इंटरनल लिख दिया, अबे इंटरनेशनल ही बोला है, ये लो यार तुम लोग ना। चलिए, तो अब जितनी भी प्राइवेट कंपनीज या जितनी भी पब्लिक कंपनीज इस आईएफएससी के अंदर रजिस्टर होकर अपना बिजनेस चलाएंगी, उन प्राइवेट पब्लिक कंपनी को बोला जाएगा आईएफएससी प्राइवेट कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी। यानी अगर आपने अपनी कंपनी यहां पर खोली है तो आपको क्या मिलेगा, ये स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहां पर देखोगे, ये देखो अभी तक कौन कौन खोल चुका है, बैंक्स देखो, कितने सारे बैंक्स ऑलरेडी यहां पर अपनी ब्रांच खोल चुके हैं गिफ्ट सिटी के अंदर। यस बैंक ने खोल ली है, इंडसइंड बैंक ने खोल ली है, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, हांगकांग बैंक, सिटी बैंक, इन सारे बैंक्स ने ऑलरेडी क्या कर ली है, गिफ्ट सिटी में जाकर अपना एक एक ब्रांच खोल ली है। फिर यहां पर डीलर्स है, कुछ ब्रोकर्स हैं, उन्होंने भी खोल ली है। स्टॉक एक्सचेंज भी खुल चुके हैं, 2 स्टॉक एक्सचेंज खुल चुके हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने खोला है वहां पर स्टॉक एक्सचेंज, और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी खोला है। फिर उसके बाद यहां पर डिपॉजिटरी, बड़ी सारी चीजें बेटा, बड़ी सारी कंपनियां ऑलरेडी गिफ्ट सिटी में पहुंच चुकी है। और ये सारी कंपनियों को हम क्या कहेंगे, आईएफएससी पब्लिक कंपनी कहेंगे या आईएफएससी प्राइवेट कंपनी कहेंगे, ठीक है। इन सभी को क्या कहा जाएगा, जितनी भी कंपनीज गुजरात, जो गिफ्ट सिटी है, गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है, वहां जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी, उन सब को बुलाया जाएगा आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के नाम से या आईएफएससी पब्लिक कंपनी के नाम से बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके सर। सर क्या पीडब्ल्यू भी वहां जाकर खोलेगा, क्या पीडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज देता है,
सर पीडब्ल्यू को भी बोलिए ना, वहां जाकर खोल लीजिए। क्या पीडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज देता है या एजुकेशनल सर्विसेज देता है? सर आईएफएससी कंपनी क्या काम करती है मुझे बताइए। अब यस बैंक ने आईएफएससी के अंदर अपनी ब्रांच खोली है। कोई बता सकता है यस बैंक क्या काम करता होगा? बैंकिंग बिजनेस करता है भैया, बैंकिंग बिजनेस करता है। अभी तो बताया आईएफएससी के अंदर या तो बैंकिंग बिजनेस चल रहा है, इंश्योरेंस बिजनेस चल रहा है और स्टॉक एक्सचेंज वगैरह चल रहा है। ठीक है, चलिए तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। बार बार आएगा तो हमेशा समझना, आईएफएससी पब्लिक कंपनी और आईएफएससी प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो आईएफएससी सेंटर में खुली है। क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि अभी तो गिफ्ट सिटी आई है गुजरात में, क्या गवर्नमेंट चाहे तो किसी और जगह भी आईएफएससी ला सकती है? बिल्कुल ला सकती है। गवर्नमेंट ने अभी पहला लाया है, हो सकता है फ्यूचर में एक और ले आए, हो सकता है फ्यूचर में एक और ले आए। चलिए ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अब हम करेंगे एमसीक्यूज आईसीआई के। आप लोग रेडी हो चुके हैं? एक डेफिनेशन हमारी पेंडिंग है, एक डेफिनेशन हमारी पेंडिंग है मेनली लिस्टेड कंपनी की, और लिस्टेड कंपनी की बात करेंगे तो अनलिस्टेड कंपनी की। ये डेफिनेशन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर कहां पर? चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, कवर्ड इन चैप्टर नंबर 3, कवर्ड इन चैप्टर नंबर 3। दोबारा मत पूछना अब कि सर ये कब पढ़ाओगे। अब चलते हैं हम लोग एमसीक्यूज पर, आइए। सारे बच्चे पेज नंबर ओपन कर लेंगे, 1.27, 1.27 ओपन कर लीजिए। पोल ले लें, चलिए पोल कह रहा है बच्चा, पोल ले लो यार। पीछे पोल चालू है क्या? नहीं, पोल ले लीजिए, पोल। हाँ कोई बात नहीं महिमा, वेरी गुड। हम्म। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। ग्रीन लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है, ग्रीन लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है 3 जनवरी 2022 को, 3 जनवरी 2022 को। एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013, व्हाट विल बी द फाइनेंशियल ईयर फॉर दी कंपनी? व्हाट विल बी द फाइनेंशियल ईयर? इसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022 को, 31 दिसंबर 2022 को, 31 मार्च 2023 को और 30 सितंबर 2023 को। कब खत्म होगा जरा मैं देख लूं। 3 जनवरी 2022 को बनी है, 3 जनवरी 2022 को बनी है, यानी 31 मार्च, 31 मार्च 2022। लेकिन क्योंकि 1 जनवरी के बाद बनी है तो यहां पर 2022 नहीं आएगा, यहां पर 2023 आएगा। तो 31 मार्च 2023 कहां लिखा हुआ है? द करेक्ट आंसर इज सी, द करेक्ट आंसर इज सी।
ठीक है, चलिए शो रिजल्ट्स। ओके, 85% बच्चों ने ये सही दिया है, 85% बच्चों ने सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, रोमा दीदी ने अपनी 6 सहेलियों के साथ इनकॉर्पोरेट करी है एक कंपनी रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड नाम की कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है मई 2021 में। कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ रुपए की है। ओके, 2 करोड़ प्लस इन अप्रैल 2022 में उन्होंने यह बात नोटिस करी कि उनकी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ से कम है। उनकी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ से कम है। आपको एडवाइस करना है, क्या ये कंपनी को स्मॉल कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? आपको क्या बताना है, इस कंपनी को स्मॉल कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं। सबसे पहला ऑप्शन है, रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड एक स्मॉल कंपनी है क्योंकि इसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है और इसका टर्नओवर भी 40 करोड़ से कम है, इसीलिए यह एक स्मॉल कंपनी है। दूसरा उन्होंने कहा, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी को मिलता है या 1% कंपनी को मिलता है, इसीलिए भले ही ये कंपनी स्मॉल कंपनी की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, क्योंकि ये एक पब्लिक कंपनी है, ये स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं ले सकती, तीसरी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी को तो ऑटोमेटिकली स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिल जाता है, लेकिन क्योंकि रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, इसीलिए इसे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा कम से कम 2 सालों के लिए। अगर एक पब्लिक कंपनी 2 सालों के लिए स्मॉल कंपनी की कंडीशन फुलफिल करती है तो हम उसे स्मॉल कंपनी का दर्जा देंगे। उसके बाद अगर सारे शेयर होल्डर कंपनी के राइटिंग में लिखकर दे दे आरओसी को कि भैया हम जो हैं पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर को नहीं बढ़ने देंगे अगले 2 सालों में, तो हम ऐसी कंपनी को क्या मानेंगे, स्मॉल कंपनी मानेंगे। ऐसी कंपनी को क्या मानेंगे, स्मॉल कंपनी मानेंगे। ठीक है, तो कौन सी कंपनी मानना चाहिए भैया यहां पर? तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर ये एक पब्लिक कंपनी है, सारे बच्चे बताओ क्या पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी बन सकती है? द आंसर इज नो। यहां से कैसे पता चला, ये देखो, रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड ये एक पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी फॉर बबीता जी। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 3, मैं राइट आंसर को टिक कर देता हूं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अभिलाषा, ध्यान से सुनना, अभिलाषा और अमृता ने एक सेक्शन 8 कंपनी बनाई है। सेक्शन 8 कंपनी मतलब वो कंपनी जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई गई है। ठीक है, और उनके एक दोस्त ने उन्हें इंफॉर्म करा कि तुम्हारी कंपनी को स्मॉल कंपनी माना जाएगा। तुम्हारी कंपनी को क्या माना जाएगा, स्मॉल कंपनी माना जाएगा। क्यों स्मॉल कंपनी माना जाएगा? क्योंकि तुम्हारी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टर्नओवर 40 करोड़ से कम है और तुम्हारी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल भी 4 करोड़ से कम है। ओके, सबसे पहला ऑप्शन, अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी विच मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर का भी क्राइटेरिया मीट करती है और पेड अप शेयर कैपिटल का भी क्राइटेरिया मीट करती है, तो आपकी कंपनी को स्मॉल कंपनी माना जाएगा। कब माना जाएगा? जब आपकी कंपनी खरीद लेगी किसी दूसरी कंपनी में 5% स्टेक, मतलब 5% शेयर्स। ऑप्शन नंबर 2 बड़े वाहियात ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2, इफ द एक्विजिशन ऑफ मिनिमम 5% इन अनदर स्मॉल कंपनी, अगर आपने किसी और स्मॉल कंपनी में 5% हिस्सा खरीद लिया, लेकिन वो मैटेरियलाइज कब हुआ, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में, तो हम क्या करेंगे, टर्नओवर का क्राइटेरिया भी मान लेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल का भी क्राइटेरिया मान लेंगे और आपकी कंपनी को स्मॉल कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। एक और वाहियात ऑप्शन, तीसरा,
स्मॉल कंपनी का जो स्टेटस है कैन नॉट बी मिस्टोर्ड, मतलब कैन नॉट बी गिवन, किसको नहीं दिया जा सकता? स्मॉल कंपनी का स्टेटस नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, यानी सेक्शन 8 कंपनी को दिया ही नहीं जा सकता, सेक्शन 8 कंपनी को दिया ही नहीं जा सकता। और लास्ट, सेक्शन 8 कंपनी अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले सकती है, लेकिन उसे आरओसी का क्या लेना पड़ेगा? आरओसी का बेटा परमिशन लेना पड़ेगा, आरओसी का परमिशन लेना पड़ेगा। तो क्या एक सेक्शन 8 कंपनी, क्या एक सेक्शन 8 कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी का दर्जा ले सकती है? द आंसर इज नो। चलिए, सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज सी, सी फॉर कैटरीना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिस्टेड कंपनी का एमसीक्यू है। वो कौन सी कंपनी का एमसीक्यू है? लिस्टेड कंपनी का एमसीक्यू है। ये हम आफ्टर चैप्टर 3 करेंगे। कब करेंगे? आफ्टर चैप्टर 3। जब मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ा चुका हूंगा तब आप ये एमसीक्यू का आंसर कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होता है, दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होता है, बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी, बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी एंड इट इंक्लूड्स अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी। यहां पर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? मिनिमम 10% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मिनिमम 15% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मिनिमम 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और मिनिमम 25% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो कितनी टोटल वोटिंग पावर हमें लगेगी यह हमें बताना है सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस के केस में। आ रहा है पोल? चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। ओके, लीडर बोर्ड बता देता हूं। सबसे पहले अंकित गोयल, लीडर बोर्ड पे सबसे पहले अंकित गोयल है, दूसरे पे अनस मेमोन, तीसरे पे गगन बंसल। ठीक है सर, यहां पर एमसीक्यू बहुत कम दिए हैं, यस और नो? मॉड्यूल में एमसीक्यू बहुत कम दिए हैं, तो इसीलिए आपको मैंने जो लेक्चर डलवाया है एमसीक्यू का उसमें मैंने अराउंड, याद नहीं मुझे, शायद 40 to 50 एमसीक्यू कराए होंगे। उसमें 40 to 50 एमसीक्यू उस वीडियो में होंगे। ठीक है, चलिए तो एक मुन्नी ब्रेक लेते हैं। मुन्नी ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, राइटिंग प्रैक्टिस सेशन।
तुझे देखा तो ये जाना सनम। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट हम जब सेक्शन 42 पढ़ेंगे, क्या अभी हमने सेक्शन 42 पढ़ लिया? नहीं पढ़ा। हम सेक्शन 42 पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे हम सेक्शन 42? चैप्टर नंबर 3 में। उसको प्राइवेट प्लेसमेंट को हम 2 घंटे लगकर पढ़ेंगे। ठीक है, कितने घंटे? 2 घंटे पढ़ेंगे सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, चलिए चलिए कल मैं आपको कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा ना, तो मैं आपको कल चैप्टर 2 के नोट्स अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बुक डिस्पैच कब होंगी बेटा? बुक बेटा आप ये मान लीजिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बुक आप मान लीजिए आपका पेपर नवंबर में है, तो नवंबर में डिस्पैच होंगी बेटा बुक्स, नवंबर में। शंतानु बेटा टैक्स टैक्स बेनिफिट्स है, 10 साल तक टैक्स नहीं भरना है आईएफएससी में खोलने के लिए। आशीष बेटा, डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव्स को हम मेंबर्स में काउंट करेंगे। ठीक है आशीष या अभिषेक, जो भी नाम था। निखिल बेटा आईएफएससी की डेफिनेशन गिवन नहीं है ना, गिवन होती आपकी किताब में तो मैं पढ़ा देता, वो बस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एग्जाम में भी पूछी नहीं जाएगी कि व्हाट इज आईएफएससी पब्लिक कंपनी, ये पूछा जाएगा जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि आईएफएससी पब्लिक कंपनी के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। यस माधव, क्या डायरेक्टर के रिलेटिव भी आशीष एम्प्लॉय होते हैं क्या? बता दो आशीष बेटा, क्या डायरेक्टर के रिलेटिव एम्प्लॉय होते हैं? बस मुझे इतना बता दो, इतना बता दोगे तो मुझे पता चल जाएगा, बाकी मुझे नहीं पता। ये जवाब देना आशीष बेटा तुम। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द राइटिंग सेशन। है ना, लेट्स स्टार्ट विद द राइटिंग सेशन। आज हम लोग ये 2 क्वेश्चन लिखकर देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन 1 कैसे लिखना है और क्वेश्चन 2 कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए यस सर स्टार्ट करिए फटाक से। एक वो वाली कॉपी ले लेते हैं जिसमें लाइन लगी हुई हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करता है? लेट मी रीड इट फॉर यू। ठीक है, लेट मी रीड इट फॉर यू। एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ओके सर, ये कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में। इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ रुपए है। इसका टर्नओवर 60 करोड़ रुपए है, इसका टर्नओवर 60 करोड़ रुपए है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्मॉल कंपनी। अब हमें पहले तो पहला क्वेश्चन है कि हमें स्मॉल कंपनी क्या होती है वो एक्सप्लेन करना है, वो एक्सप्लेन करना है। दूसरा, एग्जामिन द फॉलोइंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हमें यह बताना है, हमें यह बताना है क्या यह कंपनी स्मॉल कंपनी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, क्या यह कंपनी स्मॉल कंपनी मानी जाएगी या नहीं। अब मैं आपको लेकर जाता हूं आंसर राइटिंग टेक्निक पर। आंसर राइटिंग टेक्निक, आपके सारे क्वेश्चन आज आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग इन लॉ पेपर। सबसे पहले सर केस स्टडीज के लिए फॉर्मेट क्या फॉलो करना है?
बेटा देखो, चाहे लॉ का पेपर हो चाहे ऑडिट का पेपर हो, थ्योरी पेपर के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीएआई ने बेटा कोई भी फॉर्मेट नहीं दिया। आईसीएआई ने हमें ऑफिशियली कोई फॉर्मेट नहीं दे रखा, कोई भी फॉर्मेट नहीं दे रखा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी आप केस स्टडी आंसर लिखेंगे तो आप पहले लिखेंगे लॉ के प्रोविजंस, फिर आप फैक्ट्स या एनालिसिस लिखेंगे और उसके बाद आप अपना फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे। उसके बाद आप अपना फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे। जो आपके कीवर्ड्स होंगे उसे अंडरलाइन करना है, आपका जो फाइनल कंक्लूजन होगा उसको भी अंडरलाइन करना है। एंड पैराग्राफ फॉर्म में लिखने की जगह आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखना ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा प्रेजेंटेबल होता है, ठीक है। आप लिख पैराग्राफ में भी सकते हो, लिख पॉइंट वाइज में भी सकते हो, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है, सर हमारा आंसर कितने पेज भर दे? सर 1 पेज भर दूं, 2 पेज भर दूं, 1.5 पेज भर दूं, 4 पेज भर दूं? मेरा आंसर कितना बड़ा होना चाहिए सर, मुझे यह बता दीजिए। बेटा इसके लिए भी आपके आंसर की लेंथ डिपेंड करती है, सिर्फ मार्क्स पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ मार्क्स पर डिपेंड नहीं करती बेटा, मल्टीपल चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे कि कौन से कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन कितना टेक्निकल है, कितने प्रोविजंस वहां पर पूछे गए हैं, उस पर डिपेंड करता है बेटा, उस पर डिपेंड करता है। ओके नाउ सर, क्या हमें एग्जाम में सेक्शन नंबर लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, यह बता दीजिए। यह भी आपका क्वेश्चन था। जब मैं एग्जाम में आंसर लिखूंगा तो सर सेक्शन नंबर लिखूं या नहीं लिखूं? वाइल राइटिंग आंसर्स इन लॉ, जब आप लॉ के आंसर लिखेंगे, इट इज नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी, आईसीएआई ने मैंडेटरी नहीं करा है कि आप सेक्शन नंबर लिखो ही लिखो। लेकिन अगर आपको पता है तो हम ये एडवाइस करेंगे कि आप सेक्शन नंबर लिखिए, आप सेक्शन नंबर लिखिए, ठीक है। नेवर एवर, कभी भी गलती से भी रॉन्ग सेक्शन नंबर आंसर में मत लिखना, रॉन्ग सेक्शन नंबर आंसर में मत लिखना, ठीक है। अगर सेक्शन नंबर लिख रहे हो तो तभी लिखना जब 100% श्योर हो कि वो करेक्ट है, वो करेक्ट है, अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आज के बाद क्लास में किसी बच्चे ने चैट के अंदर यह लिखा कि सर सेक्शन नंबर लिखना है या नहीं लिखना, सर फॉर्मेट कैसे फॉलो करना है, सर कितना लेंदी लिखना है, मैं छोड़ूंगा नहीं उस बच्चे को। देखो मैंने आज आपके जितने मैक्सिमम जो बच्चों के डाउट आते हैं, मैंने देखो लिखकर राइटिंग में दे दिया ये पेपर की, ये देखो ये पेपर अपलोड कर दूंगा मैं नोट्स में, ताकि आपके पास हमेशा पड़ा रहे। लेकिन बार बार मत पूछना, ठीक है। सर क्या हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना है या आईसीएआई मॉड्यूल की लैंग्वेज एज इट इज वर्ड टू वर्ड कॉपी करनी है आंसर में, एज इट इज वर्ड टू वर्ड कॉपी करनी है? तो बेटा मुझे बताओ, क्या तुम आईसीएआई ने तुम्हें 3 मॉड्यूल दिए हैं, कितने मॉड्यूल दिए हैं? 3 मॉड्यूल दिए हैं। क्या तुम 3 मॉड्यूल वर्ड टू वर्ड रट्टा मार के जा सकते हो? क्या तुम 3 मॉड्यूल वर्ड टू वर्ड रट्टा मार के जा सकते हो? अबे डंडा ले आऊंगा बेटा, तुम मजाक सोच रहे हो बेटा, जानते नहीं हो बेटा मुझे, यहीं से डंडा कैमरे से निकल के मार सकता हूं, इसका 3D डंडा है बेटा। नहीं कर सकते ना, तीनों मॉड्यूल वर्ड बाय वर्ड रट नहीं सकते हो। जब जानते हो तो क्यों पूछते हो कि वर्ड बाय वर्ड कर ले कि नहीं? एक ह्यूमन के लिए, एक ह्यूमन के लिए, एक इंसान के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वो आईसीएआई का पूरा मॉड्यूल वर्ड बाय वर्ड लिखकर आ जाए, यह पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखिए, आप आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन उसमें लॉ के जो कीवर्ड्स हैं, आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं हैंड रिटन नोट्स में, हाईलाइट भी करे हुए हैं, उनको आंसर में जरूर यूज करिएगा। पूरा का पूरा सिंपल लैंग्वेज में लिख दोगे
तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप ओन लैंग्वेज प्लस आईसीआई मॉड्यूल कीवर्ड, आप आईसीआई मॉड्यूल बोलो या लॉ कीवर्ड बोलो, एक ही बात है, अगर आप वो करके करोगे तो काम हो जाएगा। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या ये आपको लिखना है? नहीं बेटा, आपको बस आज सीखना है। आज आप किस लिए आए हो? सीखने के लिए आए हो। आज आपको सीखना है। कल से मैं आपको चैप्टर 1 का रोज एक क्वेश्चन लिखने के लिए दूंगा, वो आप लिखते रहना, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हमेशा क्या करना, अबे ये क्या हो गया, हाँ, हमेशा क्या करना बेटा, क्वेश्चन नंबर मिडल में लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे मिडल में लिखना। ठीक है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, प्लस एकदम नजर आता है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है। फिर हम हेडिंग डालेंगे एग्जाम में, प्रोविजंस। हेडिंग क्या डालेंगे? प्रोविजंस। उसे अंडरलाइन करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे पॉइंट वाइज। एज पर दी, अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो आप लिखोगे एज पर दी प्रोविजंस ऑफ दी कंपनीज एक्ट 2013। एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, स्मॉल कंपनी means a company, small company means a company which is not a पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी नहीं है, नॉट अ पब्लिक कंपनी, whose paid up share capital does not exceed rupees 4 करोड़, does not exceed rupees 4 करोड़। यहां पर बीच में and whose turnover for the preceding financial year does not exceed rupees 40 crores, does not exceed rupees 40 crores, क्या उसका टर्नओवर। ठीक है, ओके। however the above provision shall not apply to holding company, subsidiary company, कंपनी रजिस्टर्ड, सेक्शन 8 कंपनी बोल सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 और कंपनी
governed by special act, स्पेशल एक्ट। ठीक है, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग कैसे होगी बेटा? बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं ना, अगर इस पे लिख रहा होता तो थोड़ी आदत नहीं है, आईपैड पे लाइंस के साथ तो थोड़ी बहुत बेटर लिख लेता हूं मैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी बेटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस एंड कंक्लूजन, आपके जो भी फैक्ट्स है, अब बच्चा पूछेगा सर फैक्ट्स हेडिंग डालूं या नहीं डालूं? आपको फैक्ट्स की हेडिंग अलग से डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको फैक्ट्स की हेडिंग अलग से डालने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स हम जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो एनालिसिस पोर्शन में ही हम कवर कर लेंगे, एनालिसिस पोर्शन में ही हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पॉइंट, इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा था? वेदर द एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड कैन अवेल द स्टेटस ऑफ द स्मॉल कंपनी। इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, क्या नाम था कंपनी का? एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड, एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड। इन द गिवन केस एनएनपी प्राइवेट लिमिटेड डू नॉट fulfill the criteria of turnover, do not fulfill the criteria of turnover of small company, of small company। कितना दिया हुआ था इसका? 60 करोड़। cause it is rupees 60 crores which is more than more than more than threshold limit of rupees 40 crores। therefore therefore MNP private limited company cannot avail, cannot avail, ये मेरा कंक्लूजन है, मैं इसे अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, ओके, कैन नॉट अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, कैन नॉट अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। ठीक है, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बेटा मिनिमम लिमिट, जो लिमिट प्रिस्क्राइब होती है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। आप प्रिस्क्राइब्ड लिमिट भी लिख सकते हैं। अब यही दिक्कत है, जैसे ही कोई डिफिकल्ट वर्ड यूज कर लो, थ्रेशोल्ड क्यों लिख दिया, ये लो बेटा। ठीक है, ये लो। अब ठीक है बेटा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द टर्न ओवर ऑफ द कंपनी इज 30 करोड़। अगर कंपनी का जो टर्नओवर है वो 60 करोड़ नहीं 30 करोड़ होता, तब तुम्हारा आंसर क्या होता? तब तुम्हारा आंसर क्या होता? इफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, इफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, ठीक है, इफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी is rupees 30 crores, is rupees 30 crores, then MNP private limited, MNP private limited satisfy the definition of small company, therefore MNP private limited can avail
स्टेटस ऑफ, कैन अवेल स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। ठीक है, तो ये बात हो गई क्वेश्चन 1 की। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करेंगे क्या पहले? हाँ सर हम ट्राई करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप लोग ट्राई करें, मैं तो लिख ही दूंगा, आप लोग रीड करिए और एक बारी ट्राई करिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखकर दिखाता हूं कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। आगे से हट जाऊं? आप ट्राई करिए कि कैसे हमें लिखना है, क्या बताना चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे होगा ये। हट गया बेटा, साइड हट गया। हट गया, हट गया। हम्म हम्म हम्म। चले, चलिए सर आप बताइए सर, एक बारी आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेट मी रीड दिस क्वेश्चन, लेट मी रीड दिस क्वेश्चन। फ्लोराफोना लिमिटेड, फ्लोराफोना लिमिटेड, ठीक है, वाज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। फ्लोराफोना लिमिटेड क्या है? एक पब्लिक कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है। ओके, इस कंपनी के टोटल मेंबर्स कितने हैं? 230 हैं। टोटल करके टैली कर लेना एक बारी। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर कहां चला गया मेरा? स्टूडियो में से कैलकुलेटर कैसे चोरी हो सकता है? चलो मैं मान रहा हूं ये 230 ही आ रहा होगा टोटल, ठीक है। ओके, इसमें देखो डायरेक्टर्स और उसके रिलेटिव 50 लोग हैं। इंप्लॉइज, इंप्लॉइज अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानूंगा? करंट। कुछ भी नहीं लिखा है मतलब करंट इंप्लॉइज 15 है, जो मेंबर भी हैं, जो मेंबर भी हैं, ठीक है। एक्स इंप्लॉइज, शेयर्स वर अलॉटेड व्हेन दे वर इंप्लॉइज, ठीक है, 10 लोग ऐसे हैं। 5 कपल्स हैं, 5 कपल्स हैं, मतलब ए बी कपल हो गया एक, एक सी डी कपल हो गया,
एक ई एफ कपल हो गया, ए बी सी डी एफ जी एच कपल हो गया, आई जे कपल हो गया, जो ज्वाइंटली हस्बैंड वाइफ है और शेयर होल्ड करते हैं, टोटल 10 लोग, ठीक है। और अदर मेंबर्स कितने हैं? 145। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो चाहते हैं कि हम इसे कन्वर्ट कर लें। क्या कन्वर्ट कर लें? पब्लिक कंपनी को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में मतलब इसके एओए में वो 3 बातें लिख दें, इसके एओए में वो 3 बातें लिख दें, ठीक है। आपको एडवाइस करना है, क्या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए इस कंपनी को पहले अपने मेंबर्स में रिडक्शन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ठीक है। अब एक जो डाउट बहुत बच्चे का आ रहा था, आशीष था, पता नहीं क्या नाम था, वो ये बोल रहा है सर, डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स को काउंट करें या नहीं करें? उसको रात को नींद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा था कि डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स को काउंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका ये डाउट आ रहा था। अब मैंने उससे पूछा, भाई मुझे बता ये डाउट आया क्यों? कह रहा है सर क्योंकि कंपनी जो डायरेक्टर है वो एम्प्लॉय भी तो हो सकते हैं। मैंने कहा हां, क्योंकि डायरेक्टर 2 टाइप के होते हैं। डायरेक्टर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और एक हो सकता है नॉट एम्प्लॉय हो। वो कह रहा है अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, तो उन्हें काउंट नहीं करेंगे। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होंगे तो उन्होंने काउंट नहीं करेंगे, इसीलिए। तो मैंने कहा भाई लेकिन उसने क्वेश्चन में तुझे बताया नहीं ना, इन 50 लोगों के अंदर डायरेक्टर कितने हैं और उनके रिलेटिव कितने हैं। तू अलग अलग कर ही नहीं सकता। जब तू अलग अलग कर ही नहीं सकता तो तेरा क्वेश्चन तो यही इनवैलिड हो गया कि तुझे इन्हें काउंट करना ही पड़ेगा। जब तुम्हें यही नहीं पता कि डायरेक्टर रिलेटिव इन टोटल 50 में से कितने डायरेक्टर कितने रिलेटिव है, ये पता ही नहीं है, नहीं पता ना इसका ब्रेकअप। तो जब ब्रेकअप पता ही नहीं है तो मैं तो इन्हें काउंट करूंगा ना दोस्त, है ना। तो यहां पर मेरा यही एजम्पशन है कि ये वो डायरेक्टर है जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, सिंपल। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम आंसर लिखना। यार आंसर लिखेंगे हम लोग प्यार से। आइए स्टार्ट करें। चलिए कल से मैं आपको रिटर्न होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगा, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मिडल में लिखेंगे। यहां पर मेंशन करेंगे प्रोविजंस। क्या मेंशन करेंगे? प्रोविजंस। अगर सेक्शन नंबर याद है तो वो लिख देंगे, अगर सेक्शन याद नहीं है, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी means a company whose minimum paid up share capital, whose minimum paid up share capital as may be prescribed, and which by its articles restrict the right to transfer shares, except one person company, limit the
limit the number of members, limit the number of members टू 200। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर देंगे, इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके सर। उसके बाद सी पॉइंट, प्रोहाइबिट, प्रोहाइबिट इनविटेशन, इनविटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स सिक्योरिटीज, ऑफ इट्स सिक्योरिटी। ठीक है, ओके सर, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, हाउएवर while counting, while counting the number of members, the number of members, a joint members, joint members are counted, are counted as single members, joint count as single member। ठीक है, ज्वाइंट मेंबर्स को कैसे काउंट करेंगे? सिंगल मेंबर की तरह काउंट करेंगे। ओके, ओके। दूसरा, फॉलोइंग पर्सन विल नॉट बी काउंटिंग, फॉलोइंग पर्सन्स विल नॉट बी काउंटेड। किस किस को काउंट नहीं करेंगे? किस किस को काउंट नहीं करेंगे? करंट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, करंट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, करंट एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करेंगे। फॉर्मर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। क्या मैं वर्ड बाय वर्ड लिख रहा हूं? मुझे तो नहीं लगता कि करंट एम्प्लॉइज वर्ड बेटा डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, वहां पर करंट एम्प्लॉइज नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मैं वो भी लिख सकता था, फॉर्मर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी who become member, who become member during employment, during employment and continue as member, as member after their employment ceases, after their employment ceases। ठीक है, चलिए, ओके, यस सर। उसके बाद हम लिखेंगे एनालिसिस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिखेंगे, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। यहां पर बेटा जब मैं एनालिसिस और कंक्लूजन लिखूंगा तो कैसे काउंटिंग करूंगा देखिएगा। ठीक है, कैसे काउंट करूंगा देखिएगा सारे बच्चे, कहां गया? यहां पर मैं दोबारा से बनाऊंगा पर्टिकुलर्स एंड नंबर, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स नंबर। सबसे पहले डायरेक्टर्स एंड देयर एम्प्लॉइज काउंट, एंड देयर रिलेटिव्स, देयर एम्प्लॉइज कह रहा हूं, एंड देयर रिलेटिव्स काउंट करे जाएंगे। यस सर, 50। उसके बाद करंट एम्प्लॉइज, सेकंड एम्प्लॉइज काउंट करूंगा क्या? नहीं, नॉट काउंटेड, नॉट काउंटेड, 0 लिख दूंगा। उसके बाद एक्स एम्प्लॉइज, एक्स एम्प्लॉइज नॉट काउंटेड, नॉट काउंटेड, 0 लिख दूंगा। उसके बाद 5 कपल्स होल्डिंग शेयर्स ज्वाइंटली, 5 कपल्स, 5 कपल्स, 5 कपल्स होल्डिंग शेयर्स
ज्वाइंटली, होल्डिंग शेयर्स ज्वाइंटली। ठीक है, इनको क्या करा जाएगा, इनको ट्रीटेड करा जाएगा, ट्रीट एज अ, हर कपल को ट्रीट करा जाएगा एज सिंगल मेंबर, है ना। तो यहां पर 5 आएगा। फिफ्थ अदर्स कितने हैं, 145 अदर्स, 145 टोटल करेंगे, टोटल मेंबर्स 200। टोटल मेंबर्स कितने आ गए बेटा, 200 आ गए। ओके, टोटल मेंबर्स 200 आ गए। चलिए, अब बस फाइनल कंक्लूजन लिख देंगे, क्या हमें रिडक्शन की जरूरत है या नहीं। सारे बच्चे बताओ, क्या रिडक्शन की जरूरत नहीं है, क्या है कि नहीं। तो फ्लोरा फोना लिमिटेड, देर इज नो नीड ऑफ रिडक्शन, देयर इज नो नीड ऑफ रिडक्शन इन नंबर ऑफ members of Flora Fauna Limited because it is already within the prescribed limit, it is already within the prescribed limit of 200। सो यहां पर अंडरलाइन कर देंगे कंक्लूजन को, देयर इज नो नीड ऑफ रिडक्शन इन मेंबर्स। ओके है सबको, यस और नो। अब तो कोई डाउट नहीं बचा है कि एग्जाम में कैसे लिखना है। एग्जाम में हमें पहले प्रोविजन प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, उसके बाद हमें एनालिसिस एंड कंक्लूजन, जहां जहां हमारे जो कीवर्ड्स होंगे उनको अंडरलाइन करना है और फाइनल कंक्लूजन को अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, चलिए, एक कनिष्का का डाउट है वो मैं ले लेता हूं। कनिष्का ये पूछ रही है, सर मेरा ये डाउट है कि हम सेक्शन नंबर कैसे लर्न करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं, जिनको सेक्शन नंबर लर्न करने हैं, जिसको भी सेक्शन नंबर लर्न करने हैं। मैं पहले तो ये सजेस्ट करूंगा कि सारे सेक्शन नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपनीज एक्ट के कर लो, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी के आएंगे। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट 2013 की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर मेरे बच्चा आपको क्या करना है, डेली 5 सेक्शन नंबर लर्न करने हैं, बस 5 सेक्शन नंबर लर्न करो। एंड नेक्स्ट डे, फिर अगले दिन, जैसे ये डे 1 है, डे वन पे आपने 1 से 5 सेक्शन लर्न करें। ठीक है, 1 से 5 सेक्शन नंबर। ओके, डे 2 पे आप 6 to 10 लर्न करोगे। ठीक है, ओके सर। लेकिन जब आप लिख कर देखोगे बिना देखे, लिख कर देखोगे, तो उस केस में क्या होगा, आप टोटल 10 सेक्शन लिखकर देखोगे कि क्या मैं याद कर पा रही हूं कि नहीं कर पा रही हूं। उसके बाद फिर डे 3 आएगा, फिर आप 11 to 15 करोगे। आप समझ रहे हो, मतलब 5-5 सेक्शन नंबर भी अगर हम याद करते हैं तो धीरे धीरे क्यूमुलेट होके हमें सारे याद हो जाएंगे। लेकिन जब रिवाइज करेंगे, जब यहां पर लर्न तो 5 करे, लेकिन जब रिवाइज करेंगे बिना देखे, तो ये सारे याद आने चाहिए बिना देखे, ये सारे याद आने चाहिए। मैं पर्सनली भी यही वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं। चलिए,
यस शुभादीप, यस आप ऐसा कर सकते हो कि सेक्शन नंबर की एक अलग कॉपी बना सकते हो छोटी सी, जिसमें आप रोज सेक्शन नंबर लिखकर याद कर सकते हो। बिल्कुल। चलिए, तो यहां पर बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया आज। सर नोट्स में क्या क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूं। आज क्या पढ़ाया है मैंने आपको। नोट्स में बेटा आपको लिखना है, एक तो फाइनेंशियल ईयर लिखना है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन लिख लेनी है अपने नोट्स में। ओके, फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन लिख लेनी है नोट्स में। और दूसरा आपको बेटा लिस्टेड कंपनी, अभी पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन नोट्स में लिख लो। चैप्टर 3 में पढ़ा दूंगा ना, तो नोट्स में लिखकर रख लो। लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी भी नोट्स में लिखकर रख लो, तो आपके चैप्टर 1 में जितने भी हमने नोट्स दिए थे वो आपके नोट्स का पार्ट बन जाएंगे, वो आपके नोट्स का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप लिख लो, वहां पे लिख लेना कवर्ड इन चैप्टर 3, बट लिख लो अभी। ठीक है, आज ही मैं ट्राई करूंगा कि आपके यूनिट 2 के नोट्स जो है अपलोड हो जाए, ताकि कल से आपको यूनिट 2 का भी होमवर्क मिलना चालू हो जाए। देवांश कह रहा है मोटिवेशन दे दो। बेटा अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आज की थैंक यू स्लाइड, आज मुझे बताओ हमने क्या क्या किया, और फिर मैं आपको थैंक यू स्लाइड दिखाता हूं और कल मिला जाएगा। ला 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 ला। आज क्या क्या किया है एक बारी बता दीजिए। टैं 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 टैं। आज हमने किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लिया, आईएफएससी कंपनी के बारे में जान लिया, आईसीएआई के एमसीक्यू कर लिए, आईसीआई के एमसीक्यू कर लिए, और आईसीआई के क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। ठीक है, हाँ बच्चा कह रहा है क्वेश्चन बैंक कब कराओगे। बेटा क्वेश्चन बैंक का तो ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, उसमें सारे एमसीक्यूज, सारे क्वेश्चन डिस्कस्ड है। नहीं महिमा जी, हाँ जैसे कि आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा, तो अब आप हमारे पीडब्ल्यू क्वेश्चन बैंक के चैप्टर्स को लिख सकते हैं। आप पीडब्ल्यू के क्वेश्चन बैंक को लिख सकते हैं, चाहे तो ये नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है ना, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ये नोट डाउन से आपको टॉपिक पता चल जाएंगे, कौन से क्वेश्चन का कौन सा वो है। हर्ष बेटा फैक्ट्स ऑफ द केस आप किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हो, मैं नहीं लिखता हूं क्योंकि अब जो है टाइम आपके पास कम बचेगा। हम एनालिसिस में ही फैक्ट्स ऑफ द केस कवर कर लेते हैं। अमन वर्मा सर कुछ तो बोल दीजिए, मेरा ही डाउट्स नहीं दिखते हो क्या सर। अमन बेटा ऐसा नहीं है, अभी सौम्यादीप भी थोड़ी देर पहले लिख रही थी कि आप मेरे डाउट का आंसर नहीं करते हो, तुम भी लिख रहे हो मेरे डाउट का। तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जो लिख रहे हैं कि मैं उनके डाउट का आंसर नहीं करता हूं, क्या कर सकते हैं हम। कोई बात नहीं यार।
मुस्कान बेटा तुम्हें लेक्चर 1 देखने की जरूरत है बेटा। हाँ देखो भार्गवी कह रही है मेरा भी आंसर नहीं करते हो। रवि कह रहा है सर लॉ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। कोई बात नहीं बेटा, लॉ समझ नहीं आ रहा है तो तुम ऐसा कर सकते हो, ऑप्शन में छोड़ दो सब्जेक्ट को। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय।